हमने कहाँ तक देख लिया था? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें क्या देखना था? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कितना डेट और कितना इक्विटी है हमारा। ठीक है, तो ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंसिंग पैटर्न के इनटू टू कैटेगरीज, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो ओनर्स फंड इक्विटी एंड बोरोड फंड इज डेट या फिर लोन। जो आपके पास लोन है तो उसको किस कैटेगरी में आप डिफाइन करेंगे, कितना आपके पास डेट होना चाहिए, कितना आपके पास इक्विटी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ओनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, जो हमारी प्रॉफिट में से डिविडेंड्स बांट देते हैं हम, और उसके बाद जो बच जाता है वो हम वापस उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो सब किस में आ जाती है? ओनर्स फंड्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, एक चीज ये भूल गए इसमें लिखना है, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या होती है? सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बैलेंस शीट में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू दी होती है वो एक्चुअली हमारी बुक वैल्यू होती है। दैट इज फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो फेस वैल्यू कितनी होती है? फेस वैल्यू हो गई जैसे मान के चलो 10 रुपए, इंटू शेयर्स हो गए 1 करोड़, तो टोटल कितनी हो गई? 10 करोड़। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। और एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या आ जाता है इसमें? एडिशनल पेड इन कैपिटल APIC, 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 9,000 रुपए का शेयर ट्रेड कर रहा है, तो जो बचा 900 रुपए, दैट इज प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज एडिशनल पेड इन कैपिटल। वो भी तो कंपनी के पास ही गई ना। जो फेस वैल्यू से, जैसे मान लो कंपनी का IPO आया है, IPO आता है, उसमें फेस वैल्यू पे तो कोई कंपनी लिस्ट होती नहीं है। तो जब कंपनी की लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में तो वो प्रीमियम पे होती है, 10 रुपए फेस वैल्यू, बाकी जो ऊपर 990, सॉरी यार 990, जो 990 बचे हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज कॉल्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल। ओके, उसके बाद बोरोड फंड्स में आ जाते हैं जो आपके लोन, बैंक के लोन हो गए, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। जैसे बैंक में, बैंक जो है उसमें पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक में यूज होता है ये टर्म पब्लिक डिपॉजिट। जो हम पब्लिक डिपॉजिट करती है आम पब्लिक बैंक में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। ओके, तो उसके बाद आ जाता है इट कैन बी कैलकुलेटेड डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होता है ना। डेट टू इक्विटी में जब कैपिटल स्ट्रक्चर का पता कैसे लगता है? मान के चलो हमारे पास कितना डेट है, कितना हमारे पास इक्विटी है। ओके, डेट मतलब डेट टू इक्विटी। अगर हमारे पास डेट 1 है, इक्विटी 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 3। ओके, 20 रुपए हमारी इक्विटी है, 10 रुपए हमारी डेट है। रेशियो क्या हो गया? ये 1/2। समझ रहे हो? डेट हमारा 10 रुपए, इक्विटी हमारी 20 रुपए, तो टोटल हमारा क्या हो गया? अगर डेट बाई टोटल कैपिटल, मतलब डेट प्लस इक्विटी, डेट बाई डेट प्लस इक्विटी कितनी हो जाएगी? 10/30। समझ रहे हो? डेट हमारा 10, इक्विटी हमारी 20, तो डेट प्लस इक्विटी 10 प्लस 20 30, और हमारा डेट कितना है? 10/30। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारा डेट और इक्विटी कितना है? डेट हमारा 10 हो गया, इक्विटी हमारी 20 हो गई, और उसके बाद हमें पता चलता है टोटल कैपिटल कितनी है हमारी, कि कितना हमारी कंपनी के पास डेट है, कितनी हमारी कंपनी के पास इक्विटी है। आपकी ये लिखा हुआ है डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, कितना हमारा पोर्शन डेट है टोटल कैपिटल का, और कितना हमारा डेट और कितना हमारी इक्विटी है। हमारे डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है? ठीक है, जब हम कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं या कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, हम कंपनी को देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो हम उनकी ये वाला रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट टू इक्विटी रेशियो, कि कितना हमारे पास डेट है और उसमें कितनी हमारे पास इक्विटी है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें आपका? एडिशनल इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ये कि कैसे वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। मैं आपको समझा देता हूं उसको डिटेल में।
देखो ये इन्होंने क्या लिया हुआ है बुक में, वैल्यू भी ले लेते हैं यार। टोटल फंड इन्होंने लिया हुआ है 30 lakhs, जिसमें से कि इंटरेस्ट रेट आपका 10%, टैक्स 30% और EBIT आपका हो गया 4 लाख। अब इन्होंने क्या किया हुआ है बुक में, 3 कंडीशन ली हुई है, जिसमें एक कंडीशन में बैंक डेट नील है। इन्होंने ली हुई है 3 सिचुएशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सिचुएशन में डेट हमारा हो गया नील, यहाँ हो गया डेट हमारा 10 लाख और यहाँ हमारा 20 लाख। ठीक है, अब ये टोटल फंड कंपनी के पास 30 लाख है, 30 लाख है। यहाँ पे टोटल फंड क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कर्जा 1 भी रुपए का नहीं है, मतलब हमारी कंपनी के पास डेट 1 भी नहीं है। तो ये हमारा टोटल फंड क्या हो गया, यहाँ पे टोटल इक्विटी हो गई हमारी यहाँ पे 30 लाख। यहाँ पे क्या है, डेट हमारा हो गया कितना 10 लाख, तो इक्विटी कितनी रह गई 20 लाख। यहाँ हमारा डेट हो गया 20 लाख, इक्विटी कितनी हो गई 10 लाख। ओके, अब हमारा डेट पे इंटरेस्ट रेट कितना है 10। समझ रहे हो, ये इन्होंने सिचुएशन में क्या बताया है कि जब कंपनी डेट यूज करती है तो उसके प्रॉफिट और उसके ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है। ईपीएस क्या होता है, हमारा अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, ये कैसे निकलता है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये निकलता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब पहली कंडीशन में 30 लाख इक्विटी है, तो इंटरेस्ट हमको देना नहीं है। हमारा EBIT क्या हो गया, EBIT हमारा ये रहा 4 lakhs। ओके, यहां हम EBIT हमारा हो गया यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे भी हमारा 4 लाख, यहाँ पे भी हमारा 4 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे हमारा डेट कितना है 0, तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा डेट कितना है 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। और यहाँ पे हमारा डेट कितना है 20 लाख, 20 लाख का 10% यहाँ हमारा हो गया 2 लाख। ओके, अब EBIT 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। समझ रहे हो, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 4 लाख में से 0 माइनस हुआ तो 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस हुआ तो 3 लाख, और 4 लाख में से 2 लाख माइनस हुआ तो 2 लाख। ओके, अब यहां 4 लाख पे टैक्स लगेगा कितना 30%। फोर लाख पे टैक्स लगेगा 30%, तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस पे लगा 30%, कितना हो गया 4 लाख पे 30%, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 ये हो गया। यहाँ पे हमारा 3 लाख पे लगा 30%, कितना हो गया 90,000। और यहाँ पे हमारा 2 लाख पे लगा 30%, तो ये हमारा हो गया 60,000। ठीक है, 2 लाख में से 60,000 गए, 1,40, 3 लाख में से 90,000 गए, 2,10,000, और यहाँ हमारा 4 लाख में से 1,20,000 गया, कितना बचा 2,80,000। ठीक है, अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं इसमें, नंबर ऑफ शेयर ₹10। ओके, अब देखो हमारी यहाँ पे फेस वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने, 10 रुपीज, जो मैं आपको बता रहा था अभी पहले। फेस वैल्यू हमारी 10 रुपये है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख। तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल।
अगर हम शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल, ये जो हमारा इक्विटी कैपिटल है 30 लाख, इस वाले केस में 30 लाख है पूरी इक्विटी कैपिटल, 30 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने हो गए 3 लाख शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या आ गया हमारा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या समझाया है देखो, जहां हमारी इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल नहीं थी, यहां हमारी इंटरेस्ट इनकम 0 है, इस केस में हमारा डेट है ही नहीं, डेट हमारा है नहीं, इंटरेस्ट हमारी 0, इनकम हो गई 4 लाख, हमारा जो टैक्स लगा 1,20,000, इनकम क्या आई है 2,80,000। यहां हमारा 3 लाख, इस पे इंटरेस्ट डिडक्शन हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख पे हमारा 30,000 टैक्स बच गया, जो 30% है। 90,000 हमारा क्या हुआ है, टैक्स लगा है यहाँ पे 90, देखो टैक्स कितना कम लगा है 90,000, तो 2,10,000 इनकम हो गई, और यहाँ 1,40,000। अब ईपीएस पे देखो कितना फर्क पड़ता है, जो कंपनी का ईपीएस ट्रैक करते हैं इन्वेस्टर्स, अर्निंग पर शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ हमारी इक्विटी कितनी है 20 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय 10, और यहाँ हमारी इक्विटी कितनी है 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 10, ओके। तो यहाँ हमारे हो गए 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब जो हमारा ईपीएस आएगा, हाँ, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, जो हमारा ईपीएस आया यहाँ पे आया है 0.93, ठीक है। थोड़ा सा यार नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ईपीएस आया 1.05, इसको इससे डिवाइड करके 10 लाख को 2 लाख से, 2,10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, और 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख 1.40, ये हमारा ईपीएस आ गया। तो अब देखो, अब ये समझाना क्या चाहता है, जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ा, जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ा, हमारा ईपीएस भी बढ़ता चला गया। क्यों? ये ईपीएस हमारा घट भी सकता था। ये ईपीएस हमारा कब घट सकता था? जब हमारी जो ईबीआईटी है ये 4 लाख है, 4 लाख है। समझने वाली जो बात है, हमारा फंड है 30 लाख, 30 लाख में हम 4 लाख कमा रहे हैं। 4 लाख बाई 30 लाख कितना हो गया? कितना है ये? 4 लाख डिवाइड बाय 30, ये देखो 13% हम कमा रहे हैं। हमारी जो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 4 लाख डिवाइडेड बाई 30 लैक्स। तो 4 लाख डिवाइड बाई 30 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गई हमारी? 4 लाख डिवाइड बाई 30 लाख, दैट इज 13.3%। ये हमारी 13% हो गई जो हम इस पे कमा रहे हैं फिलहाल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30 लाख। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट ये हमारा कितना है? 10%। अब 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है। अगर हम इस 10% से ज्यादा कमा रहे हैं 13.3%, तो हमारी इक्विटी होल्डर को है फायदा, जो हमारी इक्विटी है। लेकिन अगर हम तो हमारा डेट लेने का है फायदा। अगर यही हमारा, आप समझ रहे हो ना, मैंने इससे पहली वीडियो में बड़ी डिटेल में समझाया है ये डेट और इक्विटी का क्या चक्कर है। और डेट लेने से हमारा, अगर हम डेट पे, सुनो, जो हमारा डेट का इंटरेस्ट रेट होता है, डेट पे जो हमें इंटरेस्ट रेट देना है, जो कंपनी के पास डेट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट देना है, वो इंटरेस्ट रेट से अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो अच्छा है डेट लेना। क्योंकि जिस बंदों से हमने उधार लिया उनके पैसों पे हमने ज्यादा कमा लिया और उन्हें कम दिया है बेचारों को। जैसे बैंक करती है, बैंक क्या करती है, आप बैंक के पास जाते हो तो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ है। बैंक क्या करती है, सेविंग अकाउंट पे ब्याज कितना देती है? 3%, 3.5%, ये बैंक ब्याज देती है सेविंग अकाउंट्स पे। तो अगर पब्लिक, मान के चलो जितने भी बंदों ने बैंक में पैसा रखा हुआ है अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, अगर वो सारे बंदे एक साथ पैसा मांगने चले जाएं बैंक में, बैंक क्या मान के चलता है कि ये सारे बंदे एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे, तो वो उनके पैसे उठा के इन्वेस्ट कर देता है और कुछ पैसे अपने पास रखता है कि हाँ इतने पैसे बंदे लेने आ सकते हैं और ये पैसे मैं देने के लायक हूं। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझना, अगर बैंक के पास 10 करोड़ का फंड है सपोज, जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया है, आम जनता ने सेविंग अकाउंट में, आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर बैंक ने कमाया। अब 10 करोड़
बैंक अपने पास रख के तो बैठेगा नहीं कि 10 करोड़ रख के बैठा हुआ है और उस पर 3% ब्याज भी दे रहा है। तो बैंक ने सपोज सोचा, हाँ भाई मेरा साल की 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है, जो पब्लिक आती है मिनिमम, नॉर्मल सी पब्लिक है, किसी ने 10,000 निकाले, 5,000 निकाले, तो 1 करोड़ तक की मेरे पास लिमिट रहती है। मैं 1 करोड़ से ऊपर जो हमारे पास 9 करोड़ फंड है उसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो? इस 9 करोड़ को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं भी अभी फिलहाल। तो वो 9 करोड़ को क्या करता है, वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है, प्रोजेक्ट में या शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करे। उस इन्वेस्टमेंट पे जो वो 3% ब्याज आपको दे रहा है, उस इन्वेस्टमेंट पे अगर वो 20% कमा रहा है, समझ रहे हो, अगर बैंक 20% कमा रहा है इस 9 करोड़ पे, तो 3% देने में क्या दिक्कत है 10 करोड़ पे? समझना, बाकी का 17% तो बैंक का प्रॉफिट। तो यही काम बैंक करता है। अगर बैंक के पास सारे क्लाइंट्स एक साथ चले जाएं कि हमारा पैसा दे दो जो हमने जमा किया हुआ है, तो बैंक नहीं दे पाएगा। ठीक है? सो अगर हमने डेट लिया हुआ है और उस पर हम ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसमें तो हमारा फायदा हो गया ना। जितना हमने पैसा उधार लिया और उसका जो ब्याज देना है उससे ज्यादा हमने कमा लिया, तो बीच का तो हमारा प्रॉफिट है यार। सीधी सिंपल सी बात है। सिर्फ यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हमारा ब्याज, हमारा उधार हमारा उधार की जो कॉस्ट है वो कितनी है और उससे जो हम कमा रहे हैं वो कितना है। अगर हम उससे कमा ज्यादा रहे हैं तो हमारे लिए डेट अच्छा है, और अगर हम उससे कम कमा रहे हैं तो हमारे लिए डेट कम है, खराब है, सॉरी। ठीक है? अब यही इसमें लिखा हुआ है, पूरी बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप, इतना हमारे पास फंड है, इतनी इक्विटी, इतना हमारे पास डेट है, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। ये देखो, ये दिया हुआ है इन्होंने, 13.33% हमारा EBIT, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो 13.33 लाख है, 3% है, सॉरी। ओके, अब आगे इसने केस में ये भी दिया हुआ है, देखो, कंपनी वाई लिमिटेड करके इसने दिया हुआ है कि अगर रिटर्न इन्वेस्टमेंट 6.6% है और डेट हमारा 10% है, वही इसने समझा दिया। देखो बुक में जो लिखा हुआ है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% है और हमारा जो ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये हमारा 2 लाख करा है इसने 2 लाख करा है, तो ये जो हो गया 6% हो गया। समझ रहे हो? अगर यही 6% है तो हम कमा तो 6% रहे हैं और हम खर्चा कितना कर रहे हैं, 10% का, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 4%। समझ रहे हो? सो अगर हमने डेट लिया और उस डेट से हम अच्छा कमा लिया, तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कमा जाएंगे हम। और अगर हमने डेट लिया और उससे खराब करा, तो खराब नहीं होगा, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, मतलब हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे, डेट बिकम लॉस। ये लेवरेज का केस हो जाता है। लेवरेज मतलब कितनी हमारे पास उधारी है, समझ रहे हो? तो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, और जो ये ईपीएस की ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर, ये जो निकला हुआ है यहाँ पे ईपीएस, ईपीएस जो निकला हुआ है, ये देखो यहाँ पे ईपीएस ग्रो कर रहा है। अब शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, अच्छी कंपनी है, ईपीएस ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनी के पास डेट भी है। ये वाला देखो, थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में सबसे ज्यादा रिस्क है कंपनी के पास। थर्ड कंडीशन में 20 लाख का डेट है, सिर्फ 10 लाख की इक्विटी, मतलब डबल डेट हो गया। 20 लाख का डेट, अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, थर्ड कंडीशन में डेट टू इक्विटी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 लाख बाय 10 लाख, डेट इज 2x। हमारी इक्विटी से डबल है डेट। बहुत ही बेकार फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत ही ज्यादा, बैंक करप्सी के कारण। यही आधी कंपनियों के दिवालिया होने का कारण है, डेट टू इक्विटी रेशियो दोगुनी होना। क्योंकि जब तक ये इंटरेस्ट से ज्यादा कमा रहा है तब तक तो अच्छा है, और जहां इसका इंटरेस्ट से कम हुआ तो इसका लॉस भी डबल, प्रॉफिट भी डबल। अगर ये डेट टू इक्विटी 2 गुना है तो इसका लॉस भी डबल और प्रॉफिट भी डबल। सीधी सिंपल सी ये बात समझ लो। ठीक है? तो प्रॉफिट हुआ तो डबल होगा और लॉस हुआ तो भी डबल होगा, क्योंकि यार, ठीक है ना? हाँ, अब आ जाते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को, कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में अफेक्ट करते हैं? क्या क्या फैक्टर्स हैं? कैश फ्लो की पोजीशन, सेम, कैश फ्लो ज्यादा होगा तो हम ज्यादा डेट ले सकते हैं, कैश फ्लो कम होगा तो हम कम डेट ले सकते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद हमारा जो चेक करने का होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक आ जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है?
इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, डेट इज अवर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इससे हमें क्या पता चलता है? देखो सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। हमारा अगर ये क्या है, हमारी ये हमारी अर्निंग्स है। ये हमारी अर्निंग्स कौन सी है? ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारी किस चीज के लिए इनकम है? ये हमारी डेट होल्डर्स के लिए भी यही इनकम है और हमारे इक्विटी होल्डर्स के लिए भी यही इनकम है। तो यही है जो है कंपनी ने जो कमाया है। अब इसमें से ब्याज भी देना है, इसमें से टैक्स भी देना है, इसमें से शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को भी पैसा देना है, इसमें से बैड डेट भी निकालना है, इसमें से लॉस फॉर प्रोविजंस भी निकालने हैं, प्रोविजन लॉस, तो सब कुछ इसी में से निकालना है जो भी है ये EBIT। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना है वो हमें देखना है कि ये इंटरेस्ट का कितने गुना है, EBIT कितने गुना हमारा इंटरेस्ट का है। अगर हमारा इंटरेस्ट हमारा 10 लाख है मान के चलो, जो हमारे पिछले केस में था, ठीक है, 10% मान लो 10 लाख हमारा इंटरेस्ट है और ये हमारी 1 करोड़ है, तो इसका कितने गुना हो गया? 10 टाइम्स, समझ रहे हो? 10 टाइम्स, यानी कि जितना हमारा ब्याज है उसका 10 गुना है हमारी इनकम। तो हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, समझ रहे हो? कंपनी का जितना ये ज्यादा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो उतना ज्यादा बेटर होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि हमारा जो इनकम है वो इंटरेस्ट से हमने कितने गुना कमाई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेम आ जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशो। इसमें क्या होता है, हमारा जितनी भी हमारी लेनदारी है, ठीक है, और अच्छा EBIT है। EBIT में क्या क्या माइनस हुआ होगा, जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो मैंने उसमें बताया हुआ है वैसे, लेकिन सेल्स में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद तब जाके हमारे नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह माइनस होके तब जाके ये EBIT आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके और उसके बाद उन्होंने उसमें इंटरेस्ट भी ऐड किया है, फिर डेप्रिसिएशन ऐड किया है, फिर नॉन कैश एक्सपेंस ऐड किए हैं। मतलब एक तरीके से जो जो हमने खर्चा नहीं किया, जो जो कंपनी का एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस है, एक तरीके से जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप निकालते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वाला ही चक्कर है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कंपनी जो देखती है हमारे पास कैश में पैसा कितना है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये क्या आ गया हमारा EBIT, प्लस में डेप्रिसिएशन जो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, और प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हमने आलतू फालतू एक्सपेंस किए होंगे, नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर लोन लॉसेस, ठीक है, ये सब आ जाएगा। और डिवाइड में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड है। प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक तरीके से लोन ही हो गया, बट वो लोन वालों मतलब उधार जो डेट होल्डर्स हैं उनके बाद प्रेफरेंस वालों का नंबर आता है, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा प्रॉफिट कितना है, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, जो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है वो सब ऐड कर दिया, तो हमारा ये क्या आ गया, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट। अब जिसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, और जो हमारा सूद है मतलब प्रिंसिपल है ना, इसमें वो भी आ गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डेट इज, ये हो गया। तो हमारी इस साल की देनदारी कितनी है और प्लस में हमारे इंटरेस्ट कितना है, ये सब अगर हम नीचे रखें और ऊपर वो सब रखें तो हमारी लेनदारी का हमारा कितने गुना हमने कमा लिया, समझ रहे हो। क्योंकि डेप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंस है, जो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो हमारा तो एक बार तो खर्चा हो चुका, फिर हम धीरे धीरे उसे बैलेंस शीट में से निकाल के डेप्रिसिएशन में से माइनस करते रहते हैं, लेकिन हमने वो खर्चा किया थोड़ी ना, तो हमने ऐड बैक कर दिया। और जब हमने उसे चेक किया कि हमारा ये जो पूरा का पूरा ऑब्लिगेशंस है ये हमारी इसकी कितनी गुना है, डेट इज डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR, ओके। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप देख सकते हो पिछली वीडियो में, जो हमारे रिटर्न है टोटल इन्वेस्टमेंट पे। कॉस्ट ऑफ डेट मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट टोटल डेट पे,
हमारा टोटल डेट कितना हमारी कंपनी के ऊपर उधारी है और उस पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो कितना है, डेट इज कॉस्ट ऑफ डेट। फिर टैक्स रेट, हमारा टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट करेगा। यार देखो आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, वही घुमा घुमा के लिखी हुई है। टैक्स रेट हमारा सीधा सीधा अफेक्ट करेगा। टैक्स रेट हमारा कितना है, टैक्स रेट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कैपिटल स्ट्रक्चर, कम डिविडेंड पे करेगी कंपनी, कम इंटरेस्ट लेगी, सॉरी डेट ज्यादा लेगी क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा बचेगा। समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना कम कॉस्ट ऑफ डेट होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट के बाद आता है, वही टैक्स बचता है यार इंटरेस्ट से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी, जितनी ज्यादा इक्विटी की कॉस्ट होगी उतनी कम हम इक्विटी प्रेफर करेंगे, मतलब उतना ज्यादा डेट लेना पसंद करेंगे, या जितनी कम इक्विटी की कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा इक्विटी लेंगे। सीधी सी बात है यार, जिस चीज की जितनी कम कॉस्ट होगी उसे हम उतना ज्यादा लेंगे, जिस चीज की जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उसे हम उतना कम लेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट में आपको बता चुका हूँ, रेजिंग मनी, किसी से लोन लेना, उसकी जो उसमें जो खर्चे आते हैं, डेट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है आपका रिस्क कंसीडरेशन। जैसे जैसे रिस्क कंसीडरेशन मतलब कि सोचो एक सेक्टर की, मान लो बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग सेक्टर में हमारा क्या है, उसमें तो आरबीआई तय करती है कि हमारा बैंक का डेट सर्विस कवरेज रेशो कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना होना चाहिए। उसमें तो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, आरबीआई की डेडलाइन हो गई, कोई कंपनी इससे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो नहीं होगा किसी बैंक का, या इससे ज्यादा ये नहीं होगा। आरबीआई ने गाइडलाइंस दे दी, पब्लिक की सेफ्टी है उसमें। बट बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के अब अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आ जाते हैं, मतलब जैसे गाड़ियों की कंपनियां, मारुति हो गई, होंडा हो गई और आपकी टाटा मोटर्स हो गई, तो ये जो कंपनियां हैं इसमें हम क्या करते हैं, पूरे सेक्टर का देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होना चाहिए, या इनके पास कितना डेट और टू इक्विटी रेशो होना चाहिए। मतलब कि मान के चलो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, समझ रहे हो, पूरे ऑटो सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशो हमारा 0.6x चल रहा है। समझ रहे हो, मतलब डेट हमारा इक्विटी का 0.6 है, 60% है, 60% हमारा डेट है, 40% हमारी इक्विटी है, यही से 0.4 ले लो। ठीक है, 40% हमारा डेट है, 60% हमारी इक्विटी है, ये हमारे पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का रेंज है एक। ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनियां इस रेशो पे के इर्द गिर्द काम करती हैं। अब मान के चलो मारुति है, अकेली मारुति कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो हमें दिख रहा है 0.8x। ठीक है, तो उस कंपनी, वो कंपनी ज्यादा रिस्की दिखेगी इन्वेस्टर्स को, उस कंपनी की तरफ इन्वेस्टर्स कम जाना चाहेंगे कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है मारुति में जो इसने 80% डेट लिया हुआ है, बाकी कंपनियां 40% डेट है, इस कंपनी का 80% डेट कैसे है। ठीक है ना, तो वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करते हुए कंपनी का डेट बढ़ेगा उतना ज्यादा कंपनी का रिस्क बढ़ेगा, तो उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना पता है कि कितना उसमें डेट होना चाहिए, कितनी उसकी इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या करती है कंपनी, डेट ज्यादा हो जाता है तो फिर वो बाद में इक्विटी रेज करके फिर डेट टू इक्विटी रेशो को इक्वल करती है, तो वो चीज भी देखनी होती है। वो तो खैर आगे आप पढ़ेंगे एमबीए वगैरह में। ओके, उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कंपनी, एक कंपनी का स्टैंडर्ड है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये कंपनी इससे ज्यादा डेट नहीं ले सकती। ठीक है, मान के चलो कंपनी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ये कंपनी 60% से ज्यादा डेट नहीं ले सकती। ओके, अब कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने अपना पूरा का पूरा 60% डेट लिया हुआ है। ठीक है, अब उसने पूरा का पूरा अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना वो उधार ले सकती थी उसने ले लिया, बाजार से बॉन्ड इशू करे, बैंक से लिया, कुछ भी करा, लेकिन उसने उधार ले लिया 60%। अब 60% उधार लेने के बाद जब उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, मान के चलो आगे कोई आपदा आ गई है ना, और उसको कैश चाहिए, उसको और उधार लेना है, वो बाद में चुका देगी, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अभी इतनी कमजोर हो गई कि उसको फिलहाल मार्केट से पैसे चाहिए, लेकिन उसका पूरी लिमिटेशन फुल है, उसने आगे कोई अपने ऊपर वो छोड़ा नहीं है कि मैं आगे उधार और ले सकूं, या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, उसने अपने पूरी गुंजाइश पूरी कर ली, उसका जो लिमिट थी वो पूरी लिमिट क्रॉस कर चुकी है, उसने पूरा उधार ले चुका है 60%। तो आगे अगर कोई आपदा आ गई तो वो उधार लेने
लायक नहीं है, उसको कोई उधार देगा नहीं मार्केट में, फिर चाहे वो बैंकरप्ट हो, चाहे वो बंद हो जाए कंपनी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ भी कंपनी को देख के चलनी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कि हमें आगे उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें कोई मना तो नहीं कर देगा, हमारी कैपेसिटी कितनी है उधार लेने की, क्या कंपनीज के नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख के चलनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल। तो कंपनी क्या सोचती है, देखो अगर हम डेट लेंगे, उधार लेंगे, तो उधार वालों का क्या है, वो तो पैसे चाहिए उन्हें, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो कंपनी बैंकरप्सी घोषित हो जाती है, उसके बाद ज्यादा लोन होता है। लेकिन कंपनी टेक ओवर करने का उसमें डर नहीं होता, कंट्रोल खोने का डर नहीं होता कि मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल ही चला जाए, सही है, डिसीजन ही मैनेजमेंट ना ले पाए। तो वो कंट्रोल खोने का डर किसमें होता है, इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी जब कंपनी रेज करती है तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचती है, और जब हिस्सेदारी बेचती है तो जो कंपनी के शेयर खरीदती है आम पब्लिक, वो उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाती है, तो वो भी उस कंपनी के मालिक हुई। तो अगर कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, कंपनी को डर होता है कि कहीं मेरे हाथ से मैनेजमेंट कंट्रोल चला ना जाए, कंपनी का कंट्रोल ना चला जाए मेरे हाथ से। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाजार, सैफ अली खान की, उसमें दिखाते हैं कि कैसे सैफ अली खान इनसाइडर ट्रेडिंग से या औरों के जरिए कंपनी को होस्टाइल टेक ओवर कर लेता है। होस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं इस चीज को, जब कोई कंपनी अवैध तरीके से, जब कोई बंदा अवैध तरीके से किसी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करता है, दैट इज होस्टाइल टेक ओवर। तो ये कंट्रोल वही है, होस्टाइल टेक ओवर, मतलब कि एक तरीके से अवैध तरीके से कोई हमारी कंपनी में कब्जा कर ले, उसने हमारी कंपनी के मार्केट से इतने शेयर खरीद लिए कि उसके पास 50% से ज्यादा शेयर हो गए, या वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया, समझ रहे हो, या वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया और उसके पास मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, अब वो कंपनी का मैनेजमेंट उसके हाथ में है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट उसी के हाथ में होगा जिसके हाथ में मेजोरिटी शेयर स्टेक होल्डर होगा। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के हाथ में डर होता है इक्विटी रेज करने के चक्कर में। जब कंपनी इक्विटी रेज करती है तो उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं यार मेरी कंपनी टेक ओवर ना कर ले, कोई मेरे हाथ से कंट्रोल ना चला जाए, तो वो इक्विटी इशू करने से डरती है। दैट इज वाई वो डेट को ज्यादा प्रेफर करती है, समझ रहे हो। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस या फिर लो या फिर आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब जितने भी जिस भी आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर में आते हो, उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार आपकी क्या गाइडलाइंस है, कितना आप डेट ले सकते हो, कितनी आप इक्विटी रेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, डेट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर स्टॉक मार्केट की कंडीशन, स्टॉक मार्केट अगर बुलिश है, पब्लिक बाय कर रही है, तो आप अगर इक्विटी रेज करेंगे तो मे बी आपको इक्विटी के ज्यादा दाम मिल जाएंगे। अगर मार्केट की कंडीशन खराब है और आप इक्विटी रेज कर रहे हो तो आपकी कंपनी में कोई पैसा ही नहीं लगा है, क्योंकि मार्केट में कोई पैसा ही नहीं लगा रहा है, तो इक्विटी रेज करके फायदा क्या है। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, वही जो मैंने आपको बताया है। मान लो हर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 4% है, 40% है, और हमारी कंपनी का 80% है, तो पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरेगी कि यार ये अकेली कंपनी ऐसा क्या है इसमें जो इसने 80% डेट लिया हुआ है, इस कंपनी की इतनी हालत खराब है कि इसको इतने उधार की जरूरत पड़ गई, या इस कंपनी का इतने कंपनी ने ज्यादा इक्विटी क्यों रेज की हुई है, समझ रहे हो। तो ये हमारी आ जाती है अदर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, ओके। तो ये हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इससे अगली वीडियो में, ओके। चलो, थैंक यू।